हेलो बच्चों, अभी हम लोग इस द्वैत प्रकृति के पाठ में डी ब्रॉगली परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का डी ब्रॉगली परिकल्पना और जर्मर एवं डेविसन प्रयोग दोनों एक दूसरे से संबंधित है और ये पाठ के अंतिम टॉपिक हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में डी ब्रॉगली परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। इसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। डी ब्रॉगली को इंग्लिश में डी ब्रोय भी पढ़ा जाता है, तो कोई कोई इसे डी ब्रोय हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें परिकल्पना शब्द का उपयोग क्यों किया गया। परिकल्पना हम वहां उपयोग करते हैं जहां पर कोई सिद्धांत दिया गया हो, लेकिन उस सिद्धांत का कोई सैद्धांतिक प्रयोग नहीं दिया गया, मतलब सत्यापन नहीं किया गया, मतलब प्रूफ न किया गया। तो जब इन्होंने डी ब्रॉगली के नियम को प्रदान किया, तब उन्होंने इसका प्रूफ नहीं किया था, इसलिए इसे परिकल्पना मतलब सोच का नाम दिया गया। तो इस नियम में है क्या, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इन्होंने किस सिद्धांत के आधार पर, किसके हिसाब से इन्होंने ऐसी कल्पना की, इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस नियम की परिभाषा को देखते हैं। ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई कण गति करता है, अगर कोई कण गति करता है तो उस कण के गति से तरंग की उत्पत्ति होती है। ध्यान देंगे, कण चलेगा तो तरंग उत्पन्न होगा, ये नियम यही कहता है। जैसे ये कलम, ये भी कण है, तो ये अगर चलते हैं तो तरंग उत्पन्न होते हैं। दिखाई महसूस नहीं हो रहा है। हम भी द्रव्य, मैटर, पदार्थ, कण से बने हैं। अगर हम भी चलते हैं तो एक तरंग की उत्पत्ति होती है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इन्होंने जो कहा उसको लिख लेते हैं और किस आधार पे कहा इसके बारे में बताएंगे। डी ब्रॉगली के अनुसार यदि कोई कण गतिशील अवस्था में होता है, तब उस कण से एक तरंग की उत्पत्ति होती है। अर्थात गतिशील कण या द्रव्य, इसको हम मैटर भी कहते हैं, का संबंध तरंग से होता है। तरंग से होता है। अगर कोई कण गतिशील है तो उसका संबंध तरंग से है, वो तरंग उत्पन्न करेगा, ऐसा ये नियम कहता है। ये नियम किसके आधार पे कहता है?
आधार इसका क्या है, इसके सोच का आधार, परिकल्पना का आधार क्या है? तो परिकल्पना का ये आधार है कि हमारी जो प्रकृति है वो समरूपता के नियम का पालन करती है। नेचर लव्स सिमेट्री, माने प्रकृति समरूपता के नियम का पालन करती है। समरूपता का नियम क्या है बता रहे, ध्यान देंगे। जैसे आपको आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर द्रव्यमान को आप ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते, इसका मतलब ऊर्जा को भी द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। यह समरूपता का नियम है। अगर ये इससे ये संबंधित है तो इससे ये संबंधित होगा, इसी को समरूपता कहते हैं। तो इसी के आधार पर डी ब्रॉगली ने इसका उल्लेख किया, इसकी कल्पना की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला आगे जाके। ध्यान देंगे इन्होंने किसके आधार पर क्या किया। जैसे आपको मालूम है कि इसके पिछले वीडियो में आपने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पढ़ा था। और जब आप प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पढ़े तो उस समय आपने क्या पढ़ा कि प्रकाश तो आपको मालूम था कि एक तरंग है, लेकिन प्रकाश जो है तरंग है, लेकिन आपको मालूम क्या चला कि ये फोटोन के रूप में आता है, वो टकराता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि इसका कण प्रकृति है। तो जब तरंग कण प्रकृति का पालन करता है, जैसे यहां पे हमें पता था कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ऊर्जा भी द्रव्यमान में परिवर्तित होगा। उसी तरह से जब तरंग जो है, तरंग कण प्रकृति का पालन करता है, इसका मतलब है कि कण भी जब गतिशील होगा तो तरंग उत्पन्न करेगा। ये इसी के आधार पर, ये समरूपता के आधार पर ऐसा इन्होंने सोचा था, जो आगे जाके वैज्ञानिक जर्मर और डिवीजन ने इसको सिद्ध करके बता दिया था। तो जैसे प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करता है तो उसका संबंध कण प्रकृति से, कण से है। तो उसी तरह अगर कण गति करेगा तो उसका सब वो तरंग भी उत्पन्न करेगा। तो यही कहा उन्होंने क्या कि अगर कोई कण गतिशील होता है तो वो तरंग भी उत्पत्ति करता है, तरंग को उत्पन्न करता है। ऐसा इन्होंने कहा कि कण गतिशील करेगा तो तरंग भी उत्पन्न होगा। हम भी चल रहे हैं तो ये तरंग उत्पन्न हो रही है। तो इसके सिद्धांत पर, तो इसका सिद्धांत क्या है, इसके उल्लेख का सिद्धांत यह है कि प्रकृति समरूपता के नियम का पालन करती है। अगर तरंग कण का रूप ले सकती है तो गतिशील कण भी तरंग का रूप ले सकते हैं। अब वह तरंग जिसकी उत्पत्ति गतिशील कण से होती है, गतिशील कण से होता है, उसे हम द्रव्य मतलब कण तरंग कहते हैं। द्रव्य तरंग माने कण तरंग
कहते हैं। ये डी ब्रॉगली की परिकल्पना है। इसी परिकल्पना के आधार पर वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने एक तरंगदैर्घ्य की प्राप्ति की और वो तरंगदैर्घ्य क्या है ध्यान से समझेंगे, जिसे डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहा गया। अभी हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की व्याख्या करते हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य मतलब ये लेम्डा बराबर h/p, यही डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है जिसको अभी हम सिद्ध करेंगे। डी ब्रॉगली ने कहा क्या कि अगर कण चलेगा तो तरंग बनेगा। इसका मतलब कण का संबंध तरंग से है, जहां तरंग बनेगा वहां तरंगदैर्घ्य होगा। तो ये देखिए लेम्डा, लेम्डा का मतलब है तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य का संबंध है तरंग से। P माने संवेग, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग, m। द्रव्यमान होता किसका है तो कण का होता है, ध्यान देंगे, यही सिद्ध करते हम। डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया, इसलिए डी ये तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली के द्वारा सिद्ध किया गया, प्राप्त किया गया। इसे हम लोग डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसके रहने का मतलब तरंग है और इसके रहने का मतलब कण है। तो यहां क्या पता चला कि कण का संबंध किसके साथ है, तरंग के साथ है। तो यही तरंग है, अभी हम सिद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप। विकिरण में ऊर्जा का संबंध E बराबर hν से प्राप्त किया जाता है और आइंस्टीन के द्वारा द्रव्यमान संबंधित ऊर्जा कण के लिए E बराबर mc² से है। ये भी E है, ये भी E है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। hν बराबर mc²। आपको मालूम है कि ν बराबर c/λ होता है। hν की जगह आप c/λ लिखेंगे, m × c²। एक c से ये c कैंसिल हो जाएगा, h/λ बराबर m × c बचा। आपको मालूम है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग को हम p लिखते हैं, द्रव्यमान m, वेग और चाल की जगह यहां c है, तो m × c, p बराबर हो गया समीकरण 3 और 4 से h/λ बराबर m × c के जगह आप p लिख सकते हैं। तो लेम्डा निकालना है तो लेम्डा को आप इधर भेज के और p को इधर ला दीजिए, तो लेम्डा बराबर हो जाएगा h/p। ये डी ब्रॉगली तरंग है, सिद्ध हो गया लेम्डा बराबर h/p। लेम्डा का जो संबंध है तरंग से है और p का संबंध कण से है। तरंग और कण का संबंध यहाँ प्राप्त होता है। आप यहाँ देखेंगे E बराबर hν, E बराबर mc², दोनों को आपने बराबर किया, ν का मान c/λ रखा, c से c कट गया, h/λ बराबर m × c आ गया और p बराबर m × c होता है। आपने यहाँ पे
m इंटू सी के जगह यहाँ p लिख दिया तो h बाई लेमडा बराबर p हो गया, तो लेमडा का मान h बाई p हो गया। ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य मिला। अब ये देखिए, ये तरंग है, कोई भी कण चलता है तो तरंग बनता है, तरंग दैर्घ्य बनेगा तो तरंग बनेगा तो तरंग दैर्घ्य मिलेगा। तो अब देखते हैं, हम भी चलते हैं तो भी एक तरंग बनता है, लेकिन वो तरंग इतना छोटा बनता है कि हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम देखें क्या होता है। जैसे अभी आपने सूत्र सिद्ध किया, लैम्डा बराबर h बाई पी, संवेग द्रव्यमान गुना वेग होता है। अब देखिए, लेमडा जो है द्रव्यमान के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बताता है। इसका मतलब है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है अगर कोई कण चल रहा है और कण के चलने से और अधिक द्रव्यमान वाला कण अगर चल रहा है तो उसका जो तरंग दैर्घ्य बनेगा वो कम बनेगा। उसी का हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जरा देखते हैं कि मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान 100 kg है, एग्जाम्पल, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, तो लेमडा बराबर h बटा m भी होता है। h का मान 6.63 गुना 10 का पावर माइनस 34, m द्रव्यमान 100 गुना वेग कितना 10, तो लेमडा बराबर 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 गुना 10 का पावर 3, 6.63 गुने 10 का पावर माइनस 34, माइनस 3 ऊपर जाके माइनस 37 मीटर। बहुत छोटा है ये। अगर आप इसको एंगस्ट्रम में बदलेंगे, -10 से डिवाइड करेंगे एंगस्ट्रम, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 का पावर माइनस 27 एंगस्ट्रम। ये तरंग दैर्घ्य कितना, आप 100 किलो का अगर आदमी 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है तो ये इस तरह का तरंग दैर्घ्य 10 का पावर माइनस 27 एंगस्ट्रम, मतलब माइनस 37 मीटर। ये इतना छोटा तरंग दैर्घ्य है कि जिसकी व्याख्या, जिसको समझना, जिसको देखना असंभव है। बहुत छोटा तरंग दैर्घ्य है ये, इसकी कल्पना नहीं की गई है, इसको देखे नहीं है, हम देख नहीं सकते इसको, इसलिए आपको ये तरंग है पता नहीं चलता है और आप नहीं समझ पाते हैं कि हमारे चलने से भी तरंग उत्पन्न हो रही है। अब ये देखिए, जिसे वैज्ञानिक जर्मर और डिवीजन ने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन के लिए सिद्ध किया। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg है, और इसका व्याख्या उन्होंने, अभी तो हम एक समझा रहे हैं, लेकिन इसको उन्होंने प्रयोग से प्राप्त किया है कि इलेक्ट्रॉन जो कण है, उन्होंने प्रयोग से देखा कि वो तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि वो तरंग का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि कण के चलने से इलेक्ट्रॉन चलता है भाई। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कण बनेगा, कण मतलब चलेगा, कण चलेगा तो वो तरंग बनता है। उसको उन्होंने सिद्ध किया। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, द्रव्यमान कम है तो उसका तरंग दैर्घ्य अधिक मिलेगा, और वो तरंग दैर्घ्य मिलेगा जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैम्डा बराबर h/mv है, h का मान 6.63 गुना 10 का पावर माइनस 34,
डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 भी यहां लिख लीजिए। लेमडा बराबर 6.63 गुना 10 का पावर 9.1 यहां लिख दीजिए, 10 का पावर माइनस 34 और प्लस 31 माइनस 3 का बटा में भी। अब ये बताइए 10 का पावर माइनस 3, ये 10 का पावर माइनस 3 मीटर के गुना में है ये। तो ये बहुत बड़ा, इसके तुलना में बहुत बड़ा तरंग है ये। इस तरह का तरंग है की पहचान संभव है, और यही प्रयोग जर्मन डेविसन के द्वारा करके देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य प्राप्त होता है। इसका मतलब कण के चलने से तरंग दैर्घ्य की प्राप्ति होती है, तरंग बनता है, और हमारे चलने से भी, हम भी कण के रूप में चलते हैं तो हमसे भी तरंग बनता है, लेकिन इतना छोटा तरंग बनता है कि इसकी पहचान करना संभव नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर कण यहाँ चल के तरंग उत्पन्न करता है तो यहाँ भी कण चल के तरंग उत्पन्न करता होगा, करता है। ध्यान से समझेंगे बातों को अच्छी तरह से। तो ये तो हुआ डी ब्रॉगली तरंग है मिला संवेग के रूप में। अब हम डी ब्रॉगली तरंग है गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये टॉपिक है गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रॉगली तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है आज का पूरा। जैसे आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को E मानते हैं समीकरण 1, संवेग का सूत्र जानते हैं, द्रव्यमान गुना वेग होता है। P बराबर m इंटू वी। यहां से हम v का मान निकाल लेते तो P बटा m हो जाएगा। समीकरण 2 से v का मान 1 में रखने पर दूसरे 1 में रखने पर E बराबर 1/2 m, v का मान P बटा m, तो v का स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका भी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर लिए, 1m से 1m कट गया। उधर भेज दीजिए आप। पी स्क्वायर बराबर 2me, P बराबर अंडर रूट 2me, ये संवेग का मान लिया। आप जानते हैं लेमडा बराबर h/p होता है, तो लेमडा बराबर h/p के जगह आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2me, मतलब h प्लांक स्थिरांक है, 2 समझ ही रहे, m द्रव्यमान है, E गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की प्राप्ति हुई। अगला हम लोग ये गतिज ऊर्जा के बाद हम लोग विभव के रूप में डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान दें, वैद्युत विभव के रूप में
डी ब्रॉगली तरंग है मान लीजिए कि यहां कोई एक प्लेट है, इस प्लेट पर आवेश Q है जिसका द्रव्यमान m है। दूसरा एक प्लेट है, इस प्लेट का विभव 0, यहां पे विभव v। इसको आप भी वेग प्रदान करते हैं, दोनों भी लिखने का तरीका अलग है, ये विभव वाला है, ये वेग वाला है। तो आप वेग दिए इसको, तो यहाँ पे इसका मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा प्रदान किया। गतिज ऊर्जा का संबंध स्थिति ऊर्जा से होता है, गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये W, यहाँ से ये यहाँ आके मान लीजिए कि ये स्थिति ऊर्जा का कार्य किया W, तो ये गतिज ऊर्जा का परिवर्तन स्थिति ऊर्जा में हुआ है। तो प्रारंभ में आपने जो गतिज ऊर्जा दिया वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² आपने दिया। गतिज ऊर्जा को हम यहाँ E मानते हैं अगर, तो आपने हाफ mv² यहाँ दिया। यह गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। परिवर्तित होगा। और विभव का जो कार्य होता है वो W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो गया, यहाँ पे आने का QV, यही वो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। इसका मतलब है कि यहां से ये यहाँ का गतिज ऊर्जा बाद की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो प्रारंभ का गतिज ऊर्जा बराबर ये बाद वाला स्थिति ऊर्जा W। प्रारंभ का गतिज ऊर्जा क्या है, E, जो आपने यहां दिया है E बराबर स्थिति ऊर्जा W का मान QV। तो E का जो मान मिला वो क्यों भी मिला। लेकिन आप जानते हैं कि लेमडा बराबर h/√2mE होता है। E की जगह क्या लिखेंगे आप, QV। ये लेमडा का मान मिला एक आवेश के लिए। यदि यहां इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन होता तो Q के जगह आप आवेश परिमाण E लिखेंगे, लेमडा बराबर h/2m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me लिख दीजिए, Q के जगह E लिखेंगे, अब विभव भी लिखेंगे। तो लेमडा बराबर हो गया h/√2m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E इलेक्ट्रॉनिक परिमाण में आवेश, भी विभव है। अगर आप इन सबों के मान के बारे में सोचें, h का मान 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 kg, E आवेश इलेक्ट्रॉनिक 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। तो ये अगर H2ME और ये E को अगर आप सब रख के हल करते हैं तो ये आएगा 12.27 गुना 10⁻10 बटा में √v। ये सबको सॉल्व करने पर रूट में भी बचेगा और ये मात्रक यहाँ मीटर होगा।
लेकिन आप जानते हैं कि 10 के पावर माइनस 10 मीटर का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहां से लेमडा का मान आप चाहें इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 बटा में अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम। इसमें भी कुछ नहीं, यहां से आपने गतिज ऊर्जा दिया, गतिज ऊर्जा जाके स्थितिज ऊर्जा में बदला, गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ mv स्क्वायर जो आपने दिया, जो प्रारंभ का गतिज ऊर्जा अंतिम के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा विभव के लिए V बराबर W/Q से मिला, W बराबर QV। तो ये प्रारंभ का गतिज ऊर्जा बाद की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, W के बराबर। तो गतिज ऊर्जा E और स्थितिज ऊर्जा QV, तो E का मान QV मिला। लेमडा बराबर h/√2mE आपने लिखा है, E के जगह QV लिख दिया, ये आवेश के लिए है, और जो आवेश लिखेंगे उसका ये द्रव्यमान है। तो ये किसी आवेश के लिए हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये हुआ। इसको सॉल्व करने पे वो मिला 12.27 बटा में √v एंगस्ट्रॉम मिली। तो अभी आपने वैद्युत विभव के रूप में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य प्राप्त किया। अब हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य प्राप्त करेंगे गैस के परमाणु के लिए, गैस के लिए। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं के, परमाणुओं के भी द्रव्यमान होते हैं। द्रव्यमान जब होंगे तो वो कण है और उसके द्रव्यमान भी कम ही होंगे, इसलिए उनका भी तरंगदैर्घ्य कण है, तो कण के गतिशील अवस्था के कारण तरंग की उत्पत्ति होती है, जैसे कि डी ब्रॉगली ने बताया। मान लिया जाए कि ये पात्र है, ये गैस के अणु गतिशील अवस्था में है। ये गतिशील अवस्था में, इसका मतलब है कि इनके पास गतिज ऊर्जा है। तो अभी हम गैस की गतिज ऊर्जा मोनोपरमाणुक गैस के लिए जिसको आप E लिखते हैं, उसका मान है 3/2 kT। कि यहां बोल्ट्जमान स्थिरांक है और T यहां ताप है। तो आपको मालूम है कि लेमडा का मान h बटा में √2mE है। तो h बटा में √2m, E के जगह आप लिखेंगे 3/2 kT, 2 से 2 कट जाएगा, h बटा में √3m kT। जहां h का मतलब आप प्लांक स्थिरांक जान ही रहे हैं, m का मतलब द्रव्यमान जान रहे हैं, k जो है वो बोल्ट्जमान स्थिरांक है। इसका मान 1.38 × 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन होता है, और T का मतलब ताप है केल्विन में। अब इसके बाद केल्विन में, अब जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे लेमडा का मान 25.6 बटा में √m T
एंगस्ट्रॉम में आएगा। m कहने का मतलब ये m द्रव्यमान है, पूर्ण द्रव्यमान है, और ये m आणविक द्रव्यमान है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए हीलियम की बात करें तो हीलियम के नाभिक में 4 कण है, तो 4 कण का द्रव्यमान 4 गुना 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg। तो ये आपका कुल द्रव्यमान आपको छोटा m की जगह पे आपको ये लिखना होगा, लेकिन अगर आप इसमें लिखते हैं तो m का मान 4 लिखेंगे। आणविक द्रव्यमान है, क्रमाण्विक द्रव्यमान है, और ये 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg को इसमें सॉल्व करके यहां से वो रिजल्ट तैयार कर दिया गया है। ध्यान देंगे, बात को अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें भी कुछ खास नहीं था। गति ऊर्जा का मान ये 3/2 kT था, पहले सिद्ध किया हुआ है पिछले क्लास में। इसको आपने याद रखा, 2 से 2 कटने के बाद वो आ गया, और ये h का मान m में 1.67 गुना 10⁻⁻27 को और k बोल्ट्जमान स्थिरांक को हल करके ये लाया गया है, जो आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा रिजल्ट। ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।